बोलिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में। आज हम बातचीत करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, दुनिया का विश्व गुरु बनना चाहता है, लेकिन वो इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पे अपने को बातचीत करने से बचाता है। क्या ये गुरु का लक्षण है? हम ऐसे तमाम मसले को और भी समझने की कोशिश करेंगे हमारे विशिष्ट मेहमान से। आज हमारी चर्चा के लिए जो मेहमान मौजूद हैं उनकी राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि समाजवाद की रही है। मुखर रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं और नाम है मोहम्मद अदीब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। सबसे पहले जो मेरा पहला लाइन था कि हम दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम तो कभी बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम दुनिया में हमारा एक अलग स्थान होना चाहिए, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, लेकिन दुनिया में दो देश जिनसे हमारा भी अच्छा संबंध रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन हम चुप हैं। ऐसा क्यों? ये बड़ी बदनसीबी की बात है। जब हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं था तो हम दुनिया के लीडर थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लीडर थे। नेहरू जी ने जो नॉन अलाइन का बनाया था ग्रुप, उसके वो कायद थे, और इंदिरा गांधी उसकी सबसे बड़ी लीडर दुनिया में बन के उभरी थी। आपको याद होगा जब पाकिस्तान ब्रेक हुआ, एक मुस्लिम कंट्री को ब्रेक किया था हिंदुस्तान ने। सिवाय ईरान और तुर्की को छोड़ के दुनिया के सारे मुस्लिम मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े थे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की मैक्सिमम उरूज थी। आज हम कहाँ हैं? हम सिर्फ इसराइल और अमेरिका के दलाल, और दुनिया में कहीं हमारा नाम नहीं है। आज हमारे एक दोस्त ने कल कहा कि अगर इंदिरा जी होती तो इराक़ की ये दुर्दशा नहीं होती, लीबिया की ये दुर्दशा नहीं होती, दुनिया का एक लीडरशिप हमारे पास थी। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो भूटान से लेके इसराइल तक रह गई, और दुनिया में हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। जहाँ तक आपने इसराइल और फ़िलिस्तीन की बात की, हिंदुस्तान पहला मुल्क है जिसने PLO को रिकग्नाइज़ किया था अरब मुल्कों को छोड़कर। हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसकी बुनियाद गांधी जी ने नवंबर सन 38 में अपने अखबार हरिजन से कर दी थी कि जिस तरह से अंग्रेज़ों का मुल्क इंग्लैंड है, फ्रांसीसियों का मुल्क फ्रांस है, जर्मनियों का मुल्क जर्मनी है, इसी तरह से फ़िलिस्तीन जो है फ़िलिस्तीनियों का है। और यही पॉलिसी नेहरू जी ने अपनाई जो राजीव गांधी तक चली। लेकिन अब हमारे मुल्क को क्या हो गया है, हम लोग खुद चिंतित हैं। अब हालत ये हो गई है कि पार्लियामेंट में बहस भी इजाज़त नहीं हो रही है। कई दिन से पार्लियामेंट बंद पड़ा हुआ है, बहस नहीं हो रही है। जबकि हिंदुस्तान की पोजीशन ये है कि जब इराक़ पे अमेरिका ने बम मारा और वहाँ जंग शुरू की, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे। सबसे पहले रेजोल्यूशन हिंदुस्तान ने पास किया अमेरिका के ख़िलाफ़। आज मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, घरों को तबाह किया है, 14,000 घरों को नस्ब नाबूद कर दिया है, मस्जिदों को, अस्पतालों को, चर्चों को कुछ बचा ही नहीं। ये मुल्क खामोश है। अरे साहब, इसी चीज़ को हम जानना चाहते हैं कि एक समय था जब आपने फिलिस्तीन को आगे बढ़ कर रिकॉग्नाइज किया था, उसके बाद आप एक कदम और आगे बढ़े थे। 1936 में आपने फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस बुलाया था, बड़े बड़े समाजवादी नेता, चाहे लोहिया जी हों, कृपलानी जी हों, सब लोग शामिल थे। आपने फिलिस्तीन डे मनाया पूरे देश में, देखिए मनाया। लेकिन आज क्या दुविधा है जो आप सिर्फ आपको कहना है कि वहाँ गलत हो रहा है या सही हो रहा है? अगर दो पड़ोसी भी लड़ते हैं तो हम लोग आपस में एक परंपरा रही है कि हम लोग जाके कहते हैं कि भाई यहाँ आप गलत कर रहे हो, ये, और भारत भी सदैव कहता है। देखिए, हमारी जो आज़ादी की लड़ाई की बुनियाद हक के ऊपर है। हमने कहा था कि हम आज़ादी ले करेंगे, हमारी अपनी जगह है। 90 साल लगे, हमने उसको निकाला। गांधी जी अफ्रीका में थे, वहाँ गोरों ने कालों के ऊपर कब्ज़ा कर रखा था। गांधी जी ने वहाँ मुहिम चलाई, जेल गए, अपने ऊपर सारी मुसीबतें ढाई। ये वो बुनियाद थी जिस पे जिनके फॉलोवर कृपलानी हो, लोहिया हो, नेहरू हो, मौलाना आज़ाद हो, ये वो फॉलोवर्स थे जो कहते थे कि हक़ की बात करो। फ़िलिस्तीन जो है
वो फ़िलिस्तीनियों का है, ये सबको मालूम है। वहाँ पर इसराइल को ला जाके बनाया गया। वो यहूदी जो सेकंड वर्ल्ड वार में मारे गए थे, और जब वो आज़ाद हुए और जर्मनी हारा, असमें इसके साथ हुआ ये कि जर्मनी के साथ देने वालों में ऑटोमन एम्पायर थी, टर्किश एम्पायर थी। ये इलाका सब टर्किश एम्पायर का था। जब वर्ल्ड वार में टर्की हार गया और जर्मनी हार गया, तो अंग्रेज़ों ने और अमेरिकन्स ने और यूरोपियन यूनियन ने उन यहूदियों को जो जर्मनी में एक मुसीबत बने हुए थे और यूरोप में बने हुए थे, उनसे कहा कि जाओ जाके यहाँ फ़िलिस्तीन में रहो, और फ़िलिस्तीन में इसलिए रहो कि तुर्की की ज़मीन है तो तुर्की की ज़मीन छीन लो, क्योंकि वो अंडर तुर्की था, इसलिए बसाया गया था। इसीलिए गांधी जी ने ये बात कही थी कि भाई तुम दूसरे के ज़मीन पर कैसे बसाए जा रहे हो। वही पॉलिसी थी। आज हिंदुस्तान अपने सारे कानून भूल गया, अपना सारा पास भूल गया, अपना पूरा उसका जो पूरा पीछे का तारीख़ है वो भूल गया। कैसी अफसोस की बात है। सुषमा स्वराज पार्लियामेंट में कहती हैं कि हमारे दोनों मुल्कों से ताल्लुकात हैं, इसलिए हम बहस नहीं होने देंगे। अरे जब फिजी में हमारी हुकूमत पलटी गई थी, वहाँ हमारे फिजी में उस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन लोगों की जो हिंदुस्तानी ओरिजिन के थे, और जैसे ही फ़ौज ने कब्ज़ा किया, हमारी पार्लियामेंट ने सबसे पहले रेजोल्यूशन पास किया, कंडम किया। हमने हमेशा दुनिया में जहाँ जुल्म हुआ हमने कंडम किया है, लेकिन अब हम दुनिया के लीडर नहीं रहे। ये सब बातें हवा की हैं, लेकिन हमें दुनिया में कोई पहचानता नहीं है। अब अगर इकोनॉमिक पॉलिसी भी आप देखिए कि हमारे करोड़ों लोग वेस्ट एशिया में नौकरी करते हैं, वहाँ से पेट्रोल डॉलर लाते हैं। अभी तो वेस्ट एशिया में हालात ख़राब हैं। इराक़ में अलग झगड़ा है, लीबिया में अलग झगड़ा है, तुनीशिया में अलग है, सीरिया में अलग है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये सेटल होंगे, जो हमको हिंदुस्तान को अपना सबसे करीबी समझते थे, जब उनको ये पता लगेगा कि हिंदुस्तान हमारा साथी नहीं इसराइल का साथी है, तो ये जो करोड़ों लोग वापस किए जाएंगे उन मुल्कों से, आप बताइए हमारे देश को क्या होने जा रहा है। सर मैं एक छोटा सा यहाँ ब्रेक लेना चाहूँगा, क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी आगे भी बातचीत जारी रहेगी मोहम्मद अदीब साहब से।